हेलो, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस दोस्तों। आज हमारा लेक्चर है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? रित। ठीक है, रित। अब रित, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? RIT, रित। ठीक है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही। अब रित शब्द है क्या दोस्तों? तो ये सबसे पहले वैदिक साहित्य का एक शब्द है। किसका? वैदिक साहित्य का। अब वैदिक साहित्य कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, वेद जो 4 प्रकार के होते हैं, उपनिषद जो 118 है। ठीक है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात अरण्यक। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य बोलते हैं। ठीक है, अब इन वैदिक साहित्य में ही ऋत शब्द हमें बार बार देखने को मिलता है। ऋत शब्द का वर्णन इन्हीं साहित्य में किया गया है। अब ऋत शब्द किसके लिए यूज होता था? तो सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए, कि ऐसे नियम जिनके माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है, जो सर्वदा सत्य होते हैं। जैसे मैं बोलूं, प्रकृति में 2 प्रकार के आपको तत्व देखने को मिलेंगे। एक होते परिवर्तनशील तत्व और दूसरे होते अपरिवर्तनशील तत्व। ठीक है, जो परिवर्तनशील तत्व होते हैं वो ऋत के नियम का पालन नहीं करते, जबकि अपरिवर्तनशील तत्व जो ऋत के नियम का पालन करते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य सर्वदा कहाँ से उदय होता है दोस्तों? पूर्व से उदय होता है। ठीक है, तो ये किसके नियम का पालन करता है? ऋत के नियम का पालन करता है। नदी, नदी हमेशा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन अब इस कंटेस्ट में नहीं, क्योंकि आजकल की नदियां क्या होने लगी हैं? सूखने लगी हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में नदियां भी किसका पालन करती थी? ऋत के नियम का पालन करते थे। ठीक है, हर मौसम के बाद एक नया मौसम आता है, या फिर ऋतुओं का परिवर्तन भी क्या है? ऋत के नियम का पालन करता है। ठीक है, अब इसी रीत के नियम को क्या बोलते हैं हम लोग? सत्य का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, या ठीक है, जगत में या संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो किससे बंधी हुई है? ऋत के नियम से बंधी हुई है। ठीक है, और ऋत को ही सभी पदार्थों का मूल आधार माना गया है। ठीक है, ऋत को ही सभी पदार्थ का मूल आधार माना गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में मरुत को ऋत से उद्भूत माना गया है। मतलब कि ऋग्वेद में जो मरुत शब्द हमको देखने को मिलता है, ठीक है, मरुत वही वरुण देवता जिनका वर्णन किया गया है। किसका? वरुण देवता का। वो किससे उत्पत्ति हुई है? ऋत, ऋत से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ऋग्वेद के प्रारंभ में, मतलब कि ऋग्वेदिक जो काल था उसके प्रारंभ में ऋत का प्रयोग किसके लिए करते थे? भौतिक नियम के लिए करते थे। किसके लिए? भौतिक नियम के लिए करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उत्तर वैदिक कालीन तक के ऋत का प्रयोग हम किसके लिए करने लगे? आचरण संबंधी नियमों के लिए। किसके लिए? आचरण संबंधी नियम के लिए। किसके लिए? आचरण संबंधी नियम के लिए। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, या तो मैं तो PDF तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। जैसे ही हमारा पहला चैप्टर है, संकल्पना विचार, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के कहाँ तक के चलेगा? हमारा तीर्थंकर तक के चलेगा। इसके आपको कंपाइल नोट्स मिलेंगे। ठीक है, प्री मेंस दोनों के होंगे वो। ठीक है, और हिंदी मीडियम में होंगे। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा टाइम लगेगा। मई में आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है ये ऋत? क्या है? सत्य का नियम है। ठीक है, और इसका उपयोग पहले में किसके लिए? भौतिक भौतिक नियमों के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान में, या फिर जैसे जैसे ऋग्वेदिक काल आगे बढ़ता गया, तो इसका प्रयोग हम लोग आचरण संबंधी नियमों के लिए करने लगे। ठीक है, और उषा, उषा और सूर्य को, किसको? उषा और सूर्य को ऋत का पालन करने वाला कहा जाता है। किसे? याद रखिएगा, पूछ सकते हैं पेपर में वो लोग। ठीक है, प्रीलिम्स में, कि ऋत का पालन करने वाले कौन कौन से थे। तो ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन दूसरा सूर्य, ऑप्शन तीसरा क्या? ऑप्शन तीसरा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चौथा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए, इसलिए ये फैक्ट IMP है। ठीक है, और जो घो और पृथ्वी है, घो यानी कि अग्नि, और पृथ्वी, ये दोनों किस पर टिके हुए हैं? ऋत पे टिके हुए हैं, ऋत पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो और कहा गया है कि ऋत के नियम को मानना या उसका पालन करना क्या है? असंभव है। ठीक है, मतलब कि उसका, उनके नियमों का उल्लंघन करना असंभव है। मतलब कि ऋत के नियम को आप तोड़ नहीं सकते हैं, या फिर उनका पालन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उनका पालन करना आपके जीवन में क्या होगा? अनिवार्य है। ठीक है, और जो ऋग्वेद में है, अभी हमने पढ़े थे, ऋग्वेद में वरुण को, जो वरुण देवता थे, उनको क्या कहा गया? ऋत का रक्षक कहा गया। किसका? ऋत का रक्षक कहा गया। और इसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया?
ऋतस्य ऋत गोपस्य, ठीक है, ऋतस्य गोपा या फिर ऋतस्य गोपा। ठीक, ये शब्द आपको याद रखना है। किसके लिए यूज किया गया है ये? ऋत का रक्षक यानी कि वरुण, वरुण के लिए। और वरुण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आचरण संबंधी नियमों को पालन करवाने वाले देवता कहा गया। ठीक है, और यही वरुण पूर्व में किसके देवता थे? ये भौतिक नियमों का रक्षक कहलाता था वरुण देवता जी। ठीक है, अब देवताओं से अर्चना की जाती है या फिर देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वह मानव को ऋत के मार्ग पर चलाए। तो इसके लिए श्लोक क्या लिखा है? ऋतस्य देवा अनुव्रताग्र। ठीक है, कि ऋत का देवों के द्वारा अनुग्रह अनुग्रता से उसको पालन करवाना चाहिए। किससे? मानव के माध्यम से। ठीक है, और अनृत्य के मार्ग पर दूर रखने को कहा है। जो मानव है वो अनृत्य के मार्ग से दूर रहे। ये किससे आग्रह किया गया? देवताओं से आग्रह आग्रह किया गया कि वो हमेशा मानव को किसका पालन करवाए? ऋत का पालन करवाए। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, ऋत के माध्यम से ही, ऋत के माध्यम से ही ये पूछ सकता है, ऋत के माध्यम से किसकी प्राप्ति की जाती है? तो ऋत ऋत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति की जाती है। किसकी? सत्य की प्राप्ति की जाती है। और ऋत तत्व वेदों की दार्शनिक भावना का मूल रूप है। जो ऋत तत्व है वो वेदों की दार्शनिक भावना का ऋत क्या है? मूल आधार है या फिर मूलभूत भावना है। इसी ऋत के माध्यम से ही हम नैतिक अनैतिक कार्यों का क्या करते थे? हम लोग नैतिक अनैतिक कार्यों का आचरण करते थे। यदि कार्य नैतिक है तो उसका आचरण किया जाएगा समाज के द्वारा। यदि कार्य नैतिक है अनैतिक है तो वह आचरण योग्य नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि लोक कल्याण करना, दान देना, ये सब कौन से काम है? नैतिक काम है। इसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था जो समाज का क्या होता था? सदस्य होता था। वहीं यदि हम लोग देखें, चोरी करना, अपराध करना, ये सब क्या है? अनैतिक कार्य है। तो इसका पालन नहीं किया जाता था समाज के द्वारा। ठीक है, तत्कालीन समय में। ठीक, तो ये है क्या? ऋत की अवधारणा। ठीक है, इसी ऋत को प्राचीन काल में, इसी रीत को प्राचीन काल में जब समय परिवर्तन होते गया, ठीक है, काल आगे बढ़ते गए, तो इसी रीत को क्या बोलने जाने लगा? बाद में परिवर्ती काल में धर्म बोलने जाने लगा। क्या बोलने जाने लगा? धर्म, मतलब कि रिलीजियस। ठीक है, ये क्या है? रीत। अब रीत किस में कन्वर्ट हो गया? रिलीजियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी रीत शब्द से कुछ विद्वानों का मानना है कि राइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी? राइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है दोस्तों ये, है ना। रिट रित शब्द से ही राइट की उत्पत्ति हुई है। और ये अपने भारतीय विद्वान के साथ साथ किसके? विदेशी थिंकर लोगों ने भी माना है कि यह जो रित शब्द है यही राइट शब्द है। ठीक है, आई होप आपको ये रित की अवधारणा समझ में आई होगी। एक बार और देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, ऋग्वेद में ऋत से संबंधित ये जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये शब्द देखने को मिलते, जैसे ऋत प्रजात, ऋत पत, ऋत तावा, ठीक है, ऋतावरी, ऋत गोपा, ठीक है, ऋत तंतु, ऋत गुप्त। ठीक है, ये शब्द आपको किस में मिलेंगे? ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये शब्द आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में मिल सकते, पूछ सकता है इनमें से कौन सा ऋत शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इतने सारे शब्द याद नहीं रखने, लेकिन कुछ कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ऋत ज्योति आईएमपी है। ठीक है, सत्य का प्रकाश, जिसको बोलते हैं हम लोग कि सत्य का प्रकाश उज्जवल होना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। मतलब कि सत्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ना, उसके लिए हम किसका पालन करेंगे? ऋत के नियम का पालन करेंगे। उसी से ही हमें सत्य की प्राप्ति होगी और हम सदमार्ग पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, ऋग्वेद में वरुण को ऋत का रक्षक कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। उषा और सूर्य को ऋत का पालन करने वाला कहा गया। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है? पूर्व से उदय होता है, और पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऋत आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सभा और समिति। क्या है दोस्तों? सभा और समिति। अब इन्हें देखिए, सभा और समिति, अब ये है क्या? ये भी एक रिद क्या है? प्राचीन कालीन या फिर प्राचीन भारत की जनतांत्रिक संस्था है या फिर डेमोक्रेटिक क्या है? इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इनके माध्यम से ही राजा अपने कार्यों को संचालित करता था, अपने कार्यों को संचालित करता था। ठीक है,
युद्ध में नेतृत्व करता था। युद्ध के लिए रणनीतियां बनाने का कार्य भी किनके द्वारा किया जाता था? इन सभा और समिति के द्वारा किया जाता था। और ये कैसी है? कबीलाई संस्था है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल का समाज कैसा था? कबीलाई था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हुए या फिर भ्रमण करते हुए अपने जीवन को क्या करते थे? यापन करते थे। ठीक है, या फिर इनका जीवन क्या बोल सकते हैं? खाना बदोश की तरह था। इसकी तरह, खाना बदोश की तरह। ठीक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बंजारा। ये बंजारा शब्द अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन तत्कालीन समय का समाज ऐसा ही था, जो किसी एक स्थान पर निवास ना करके वह घूम घूम कर या फिर भ्रमण करके अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, अब इस सभा और समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसकी प्रजापति की दो पुत्रियां। अब प्रजापति वैदिक कालीन देवता है, जो बहुत ज्यादा महत्व रखते थे प्राचीन काल में। ठीक है, प्रजापति, उन्हीं की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया। ठीक है, और ये सभा समिति का मुख्य काम क्या था? राजा की शक्तियों को नियंत्रित करना। किसकी? राजा की शक्तियों को नियंत्रित करना, न्याय प्रदान करना। ठीक है, राजा का चुनाव करना या फिर निर्वाचन करना। ठीक है, अभी हाल ही में अपने लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए ये आईएमपी है ना, पूछ सकते हैं ये कि कौन सी समिति के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। हम लोग आके देखेंगे पृथक पृथक समिति को। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम लोग सभा, सभा और समिति। अब देखिए, जो सभा थी, एक थिंकर्स है, या फिर मैं बोल सकता हूँ उनको हिस्टोरियन है। ठीक है, यूरोपियन हिस्टोरियन है वुडविंग। क्या नाम है उनका? वुडविंग। वुडविंग ने सभा को उच्च सदन कहा है। यदि हम लोग वर्तमान संदर्भ में देखें तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा किसे बोला है? सभा को। अब ये उच्च सदन थी, इसमें कौन कौन होते थे? सभा में बुजुर्ग, श्रेष्ठ लोग और संभ्रांत लोगों की ये संस्था थी। मतलब कि इसमें समाज के बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग जिनका समाज में अच्छा स्टेटस है, और पढ़े लिखे लोग सभा में सदस्य होते थे। इन सदस्यों को क्या कहा जाता था? सुजात या कुलीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुजात या कुलीन कहा जाता था। अब देखिए, इस सभा का मुख्य कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। क्या करना? न्यायिक कार्य करना और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। अब इस सभा का सभापति होता था कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम क्या था उसका? सभापति। ठीक है, अब इस सभा का जो द्वार रक्षक होता था उससे क्या बोलते थे हम लोग? सभापाल। ठीक है, क्या बोलते थे? सभापाल बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या बोल हो सकता है? सभा हमारा वर्तमान का राज्यसभा। ठीक है, जिसमें राज्यसभा में भी हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, वर्तमान समय में भी हम लोग यही प्रोसेस देखते हैं, और तत्कालीन समय में भी जब ऋग्वेदिक काल था, उसके जो सदस्य थे, जो सभा के सदस्य होते थे, वह भी किसके द्वारा? जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मतलब कि समिति के सदस्यों के द्वारा इलेक्टेड होते थे। ठीक है, और उसमें मुख्यतः किन लोगों को लिया जाता था? बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग। ठीक है, समाज में जो अच्छे अच्छे कार्यों को संपादित करते थे वो लोग, और संभ्रांत लोग, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों की संस्था होती थी क्या? सभा। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं समिति। ठीक है, समिति, समिति इसे निम्न सदन कहा है। किसने? वुडविंग हिस्टोरियन ने। क्या कहा है? वुडविंग हिस्टोरियन एक नाम है, उन्होंने क्या कहा? इसे निम्न सदन, अभी का लोकसभा। ठीक है, जनता की सभा। ठीक है, अब ये जो सदस्य होते थे ग्राम की सामान्य जनता होते थे। ठीक है, जो इसके सदस्य होते थे, समिति के सदस्य, वो गांव की सामान्य जनता या ग्राम की सामान्य जनता होती थी। ठीक है, अब इसका कार्य क्या था? राजा का निर्वाचन करना और उस पर नियंत्रण रखना, कि वह कहीं निरंकुश ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस राजा का जो मुख्य काम क्या था? कबीले में कबीले का नेतृत्व करना, युद्ध का नेतृत्व करना। ठीक है, और यज्ञ याजन कार्यों को संपादित करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, अब इस जो समिति में क्या क्या कार्य होते थे दोस्तों? इस सबसे पहले तो दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा होती थी इसमें। इसमें दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। साथ ही धर्म,
धार्मिक जो समारोह होते थे जो धर्म से संबंधित थे उनका आयोजन का कार्य कौन करता था? समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं जो समिति का जो मुख्य होता था या अध्यक्ष होता था उसे क्या बोलते थे हम लोग? ईशान। ईशान बोलते हैं या फिर कोपति। कोपति भी कहा जाता है। दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसके अध्यक्ष के रूप में। एक का नाम क्या है? ईशान, या फिर उसी को हम क्या बोलते थे? कोपति। ठीक है, कोपति कहते थे। ठीक है, अब देखते हैं जो सभा है, सभा का वर्णन ऋग्वेद में कितने बार देखने को मिलता है? 8 बार। ठीक है, मतलब कि सभा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। वहीं अथर्ववेद में सभा का प्रयोग कितने बार किया गया? 17 बार किया गया। यही समिति का प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार और अथर्ववेद में इसका प्रयोग 13 बार किया गया समिति का। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास में या फिर ऋग्वैदिक काल में सभा समिति का अत्यधिक महत्व था। इन्हीं महत्व के कारण इसे अथर्ववेद में क्या बोला गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसके साथ साथ ऋग्वैदिक काल में सभा समिति के साथ साथ 2 अन्य संस्थाएं होती थी। एक का नाम क्या था? विदत। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था? गण। ये 2 संस्थाएं होती थी। ये भी आईएमपी संस्थाएं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में लिखा नहीं है। लेकिन ये हम लोग जब प्राचीन भारत में ऋग्वेद काल का अध्ययन करते हैं या उसे पढ़ते हैं तो उसमें ये विदत और गण को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जो विदत थी ये भी आर्यों की, क्योंकि उस समय आर्य आ चुके थे, ये आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था थी। ठीक है, या इसे ही क्या बोलते थे वो लोग? जनसभा बोलते थे। किसको? विदत को। अब विदत के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य किए जाते थे। ठीक है, ये धार्मिक कार्यों से यह परिपूर्ण संस्था थी। इन कार्यों को वह मुख्यतः करते थे। और ऋग्वेद में विदत का वर्णन कितने बार देखने को मिलता है? 22 बार। कितने बार? 22 बार ऋग्वेद में वर्णन है किसका? विदत का। और इसका जो काम था, जो युद्ध में जो सामान जीता जाता था या फिर लूटा गया जो सामान था, युद्ध में लूटे गए सामान को वह बराबर वितरित करने का कार्य करती थी। क्या? विदत के द्वारा। ठीक है, गण। गण भी क्या था? ये सामान्य सभा थी किसकी? जनता की। ठीक है, यह भी राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, किसको? राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। ठीक, आई होप आप ये सभा और समिति समझ गए हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गणतंत्र। अब गणतंत्र होता क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। क्या होगा? राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होगा। जो योग्य होगा वही राज्य का प्रमुख होगा। वर्तमान संदर्भ में देखें, हमारे जो राष्ट्रपति हैं कैसे हैं? वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। ठीक है, मतलब हमारे हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति कैसे हैं? वो निर्वाचित है। किसके माध्यम से? जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से। उनका पद वंशानुगत नहीं है। यही क्या है दोस्तों? गणतंत्र है। ठीक है, अब जो प्राचीन भारतीय समाज में या कबीलाई समाज में कबीले का नेतृत्व करने वाले को राजनीति या फिर समिति के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। किसके द्वारा? समिति के द्वारा। जो राजा होता था उसका निर्वाचन किसके द्वारा होता था? समिति के द्वारा। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था, जो समिति का मुख्य कार्य क्या था? राजा का निर्वाचन करना, और यदि राजा निरंकुश हो रहा है, यदि राजा निरंकुश हो रहा है तो उसे नियंत्रित करने का कार्य था। ठीक है, जिससे वह, अब वह जो गणतंत्र था, गणतंत्र में क्या था कि राज्य का जो प्रमुख होता था उसका निर्वाचन समिति के द्वारा किया जाता था। और ठीक है, और इसी गणराज्य का जो राजा था वह युद्ध में इसका नेतृत्व करता था, अपने संपूर्ण कबीले का नेतृत्व करता था। किसका? संपूर्ण कबीले का नेतृत्व करता था। अब जो गणतंत्र है, अब गणतंत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा और ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पूर्व हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में 2 प्रकार के राज्य देखने को मिलेंगे आपको। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के राज्य। ठीक है, और ये कौन कौन से वो राज्य? एक का नाम है क्या? राजाधीन, कि इसमें एकमात्र व्यक्ति के द्वारा राज्य पर नियंत्रण किया जाता था।
एक मात्र व्यक्ति के द्वारा राज्य पर नियंत्रण किया जाता था। किसमें? राजाधीन में। और दूसरा होता था क्या? गणधीन। ठीक है, जहां अनेक व्यक्तियों का शासन होता था। कहां पे? जहां अनेक व्यक्तियों का शासन होता था। ठीक है, अब ये दो प्रकार के राज्यों की जानकारी हमको किससे मिलती है? पणिनि, आपने नाम सुना होगा पणिनि। इन्होंने एक किताब लिखी, क्या? अष्ट अध्यायी। इसी में हमको प्राचीन काल के दो प्रकार के राज्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अष्ट अध्याय में। यदि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखें तो हमें राज्यों के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं: द्विराज, वैराज्य और संघ राज्य। ये पूछ चुका है दोस्तों, किसके? कौटिल्य के अनुसार राज्यों के प्रकार। किसमें? मेंस में पूछ पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए प्रीलिम्स में भी ये आईएमपी हो जाते हैं। द्विराज, वैराज्य और संघ राज्य। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। आईएमपी फैक्टर में मैंने उन्हें स्लाइड में ऐड नहीं किया है। ठीक है, जैसे जैसे मुझे जो याद आते जाएगा मैं आपको यहाँ पे बोल के बताऊंगा। ठीक है, तो आप मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं स्लाइड में आपको सब कुछ लिख के दे दूं, क्योंकि स्लाइड में लिखने में फिर वही है कि स्लाइड केवल पढ़ते चलो और मैं कुछ एक्सप्लेन ना करूं, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप पेपर और पेन लेके साथ में बैठे, उससे आप सारी चीज नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में हमको 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य। ठीक है, सुमसुमार पर्वत के भर्ग गणराज्य, केस पुत्र के कलाम गणराज्य, रामग्राम के कौलिय, कुशीनगर के मल्ल और पावा के भी मल्ल हैं। पिपली वन के मौर्य हैं। ये हमारे वास्तविक वाले मौर्य नहीं है, ये मौर्य अलग है। आय कल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। और सबसे वृहत या विशाल गणराज्य कौन सा था? वैशाली था। जिसके वैशाली में कौन लोग रहते थे? लिच्छवी राजवंशों का शासक था। अब इसी की राजकुमारी का विवाह हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ था। किसके साथ? हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था। ये आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये 10 गणराज्य के नाम याद रखने और उनकी राजधानी याद रखनी है। ठीक है, आईएमपी है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में लिखा है और सिलेबस का हम लोग एक एक पॉइंट डीपली कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको गणराज्य समझ में आए होंगे। ठीक है, और और हम लोग क्या देखेंगे अब? इसके आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा? वर्ण आश्रम पे होगा। ठीक है, वर्ण आश्रम पे होगा। ठीक, आई होप आपको आज हमारे जो टॉपिक हमने जो कवर किए हैं, रित के पश्चात सभा समिति, और सभा समिति के पश्चात हमने देखे हैं क्या? गणराज्य। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको केवल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना प्री और मेंस में आता है। ठीक है, इसके बाद की कहानी मैं आपको क्लास में फालतू की बातें करूँ, ये ऐसे एग्जाम्पल है वैसे एग्जाम्पल, वो कुछ काम के नहीं है दोस्तों। शॉर्ट्स में मेरे वीडियो आते रहेंगे और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको प्रीलिम्स के ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस दोस्तों। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, उसका नाम क्या है? एमपीपीएससी क्लासेस न्यू कंटेंट 2024। इसमें आपको सारी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे और जिसकी लिंक कहाँ पर दी हुई है? डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, और आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।